दोस्तों इमेजिन कीजिए आपके घर के कोई सदस्य और आपके घर के लाडले 25 से 30 साल की उम्र के लगभग जवान कहीं घूमने गए बाहर किसी नई डेस्टिनेशन पर और आपका उनसे संपर्क बना हुआ है फ़ोन पे और अचानक से उनका नंबर जो है स्विच ऑफ हो जाए और कई देर तक वो नंबर ऑन ना हो, आपकी उनसे बात ना हो पाए और वो कई किलोमीटर दूर हैं और कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा, तो आपको कैसा लगेगा? वो फील कैसा आएगा? वो धक धक कैसी होगी? कभी सोचा है आपने? वैसा ही लगा कोलकाता की रहने वाली मोमिता दास के पिता को जब 23 अक्टूबर की शाम को मोमिता दास जो कि उत्तराखंड में थी, उनका कॉल स्विच ऑफ बता रहा था। मोमिता के पिता घबरा रहे थे और जो हुआ था उसके बारे में आज मैं पूरी डिटेल में बात करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन कुमार शिंदे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द केस। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों दरअसल पश्चिम बंगाल की रहने वाली मोमिता दास, जिनकी उम्र 27 साल थी, जो दिल्ली के लाडोसराय इलाके में रहती थीं और गुड़गांव के एक स्कूल में आर्ट टीचर थीं। और इन्हीं के एक मित्र थे अभिजीत पॉल, जो कि इनसे भी 3 साल छोटे थे उम्र में। 24 साल अभिजीत की उम्र थी और वो भी एक आर्टिस्ट थे। तो दोनों को आर्ट ने मिलाया और दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई और ये दोनों साथ रहने लगे। दिल्ली के लाडोसराय इलाके में एक रूम था, एक फ्लैट था जहाँ पे ये रेंट से रहने लगे। अब 2014 अक्टूबर 2014 की जो दिवाली थी, इन्होंने सोचा कि इस बार की दिवाली हम उत्तराखंड जाके सेलिब्रेट करते हैं। चलो चलते हैं, उत्तराखंड चलते हैं। तो ये जाते हैं उत्तराखंड। तो 21 अक्टूबर को ये उत्तराखंड पहुंचते हैं। इनके घर वालों को पता था, घर वालों से ये रेगुलर कांटेक्ट में भी थे और पता था कि ये दोनों जा रहे हैं घूमने के लिए। तो 21 अक्टूबर को ये वहाँ पहुँचते हैं, दिवाली मनाते हैं। और 21 अक्टूबर को इनके घर वालों से भी इनकी बातें हुई फ़ोन पे कि हाँ सब कुछ ठीक है, हम घूम फिर रहे हैं, दिवाली हमने मनाई, बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक है, सारी चीज़ें थी। 22 अक्टूबर 2014 को भी इनकी घर पे बात होती है, सब कुछ होता है। घर वाले भी टेंशन फ्री कि चलो ठीक है, घूमो बेटा, एंजॉय करो। 23 अक्टूबर 2014 की शाम को 5:30 बजे के बाद से मोमिता दास और अभिजीत पॉल दोनों के नंबर स्विच ऑफ बता रहे थे। और जब इनके घर वाले इनको कांटेक्ट कर रहे थे तो स्विच ऑफ था नंबर, कोई संपर्क नहीं हो रहा था। इन्होंने पहले सोचा, इनके घर वालों ने, कि थोड़ी देर बाद हो सकता है शायद नंबर ऑन हो जाए तो बात हो जाएगी, ये खुद ही लगा लेंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। वही बात जो मैंने कही वीडियो की शुरुआत में कि अगर आपके साथ ऐसा हो, आपके परिवार से कोई बाहर गया हो, आप 2 दिन आपने बात की हो, तीसरे दिन स्विच ऑफ हो जाए, अचानक से बात नहीं हो पा रही है और कई घंटे बीत जाएँ, तो कैसा लगेगा? तो वही धक धक इस समय मोमिता के और अभिजीत के परिवार वालों के दिलों में चल रही थी। अगला दिन हो गया, कोई कांटेक्ट नहीं हुआ और 1-2 दिन और बीत गए। अब इनके घर वाले घबराने लगे कि भाई क्या हो गया, क्या हो गया? तो मोमिता दास के पिता, जिनका नाम है मृणाल कृष्ण दास, वो दिल्ली के साकेत नगर पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि 23 अक्टूबर शाम को 5:30 बजे के बाद से कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है मेरी बेटी से, उत्तराखंड घूमने गई है मेरी बेटी अपने एक दोस्त के साथ। ये सारी चीज़ें बताते हैं। अब दिल्ली पुलिस जो है हरकत में आती है और डिटेल निकालना शुरू करती है कि लास्ट टाइम कब इनका नंबर ऑन था। तो जब डिटेल निकाली जाती है और लास्ट टाइम दोनों के फ़ोन जब ऑन थे ये देखा जाता है, तो ये भी बात सामने आती है कि मोमिता के नंबर से एक नंबर है जिस पर बार बार कॉल किया गया है, बहुत बार। और उस नंबर को जब चेक किया जाता है कि भाई इस नंबर को चेक करो, ये किसका है, तो राजू दास नाम का एक व्यक्ति था जिसके नाम से वो नंबर था। अब राजू दास का पता लगाया जाता है। तो अब राजू दास का जब पता लगाया जाता है राजू दास के नंबर के द्वारा, तो एक चीज़ और पता लगती है कि राजू दास के नाम से ही एक और नंबर रजिस्टर है उस इलाके में, और वो जो नंबर है राजू दास के नाम का एक और नंबर, वो भी उसी शाम से उतने ही बजे से स्विच ऑफ है। तो अब जो शक है वो और पुख्ता होता जा रहा था। राजू दास एक सस्पेक्ट मिल चुका था पुलिस को। अब मोमिता के फ़ोन का जो IEMI नंबर था, उससे पुलिस पता करती है कि ये फ़ोन हो सकता है शायद किसी के पास हो, या फ़ोन में क्या एक्टिविटी हुई है ये पता लग जाती है IEMI नंबर से। तो पता लगता है कि मोमिता का फ़ोन जो स्विच ऑफ हुआ था 23 अक्टूबर 2014 को शाम को 5:30 बजे के बाद से, ये 24 तारीख को, मतलब कि अगले दिन कुछ सेकंड के लिए स्विच ऑन हुआ था। और उस IEMI वाले नंबर पे
एक सिम चल रही है, एक सिम डाली गई है, मतलब स्विच ऑफ करके इसे ऑन किया गया है किसी और सिम को डाल के। मोहनदास नाम से वो सिम थी जो मोमिता के फ़ोन में डाली गई है, ये भी पता लग गया। अब पुलिस ये पता करती है कि ये जो नंबर है जो मोहनदास के नाम से रजिस्टर है, इसको यूज़ कौन कर रहा है। तो फिर से राजू दास का नाम सामने आता है जब पुलिस तफ्तीश करती है कि भाई इस नंबर को राजू दास चला रहा है। अब ये 2 से 3 बार हो चुका था कि राजू दास का नाम सामने आया था। अब दिल्ली पुलिस की एक टीम देहरादून के विकास नगर पुलिस स्टेशन आती है और अभिजीत के कज़िन अमिताभ दास और जयंता पॉल को ये बुलाते हैं। अभिजीत जो था उसके कज़िन को बुलाते हैं। तो विकास नगर पुलिस स्टेशन से इन्हें आगे की जो प्रोसेस थी उसके लिए देहरादून में ही चक्राता पुलिस स्टेशन था, वहाँ भेज दिया जाता है। अब यहाँ से दिल्ली पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि पुरोला पुलिस स्टेशन जो वहीं पे था, एक और स्टेशन है, वहाँ के क्षेत्र के पास एक अनआइडेंटिफाइड बॉडी मिली है, एक शरीर मिला है। तो ये घबरा जाते हैं जितने भी परिवारजन थे, और अभिजीत पॉल के जो कजिन्स थे, अमिताभ दास और जयंता पॉल, इन्हें ले जाया जाता है, दिखाया जाता है, और वो बॉडी जो है पहचान ली जाती है इन दोनों लोगों के द्वारा कि ये तो अभिजीत की ही बॉडी है, क्योंकि अभिजीत की बॉडी पे जितने भी कपड़े थे और जो भी चीज़ें वो देखते हैं, बॉडी को आइडेंटिफाई करते हैं, और वहाँ से कुछ अभिजीत के डॉक्यूमेंट्स भी मिलते हैं कुछ, तो उससे भी पता लगता है कि हाँ ये अभिजीत की ही बॉडी है। तो यहाँ अभिजीत की बॉडी मिल चुकी थी, और इससे ये साबित हो गया था कि कुछ ना कुछ बहुत बड़ी अनहोनी जो है अभिजीत के साथ हुई थी, पर मोमिता का अभी तक पता नहीं चल रहा था। तो मोमिता कहाँ थी? और ये भी एक बहुत बड़ा सवाल था अभिजीत की बॉडी मिलने के बाद कि इसे मारा किसने, एक बहुत बड़ा सवाल था। इतना सब कुछ हो गया था पर अभी तक राजू दास का पता नहीं चल पाया था। पुलिस अभी भी राजू दास की तलाश में थी। अब पुलिस उत्तराखंड के टाइगर फॉल्स से होते हुए लाखा मंडल आती है, और इस इलाके में पूछताछ पुलिस कर ही रही होती है कि एक इन्फॉर्मर, पुलिस का इन्फॉर्मर आके बताता है कि राजू दास का पता चल गया है, और वो अपनी बोलेरो कार से विकास नगर की ओर जा रहा है अपने गांव से, और उसके गांव का नाम था संगरौली। वहाँ से ये विकास नगर आ रहा है। गाड़ी का नंबर, उसकी जो बोलेरो थी उसका नंबर था UK07TA7916। पुलिस की एक टीम तुरंत उस एरिया में पहुंचती है। वहाँ एक इसी नंबर की वाइट कलर की बोलेरो मिलती है, आती हुई दिखती है। तुरंत उसे रोका जाता है, पुलिस तफ्तीश करती है, और पुलिस सबसे पहले उस शख्स की आइडेंटिटी चेक करती है, नाम पूछती है, उसका आधार कार्ड वगैरह देखती है। तो ये राजू दास ही था। राजू दास अब पुलिस को मिल चुका था। तो अब पुलिस तुरंत पूछती है मोमिता और अभिजीत की फ़ोटो दिखा के कि देख, इनको जानता है तू? राजू दास बोलता है कि नहीं, मैं नहीं जानता कौन है ये। तो पुलिस धर लेती है राजू दास को, उसका फ़ोन देख कर कि ये फ़ोन किसका चला रहा है बेटा तू। वो फ़ोन मोमिता दास का था। और जब पुलिस और सख्ती करती है तो राजू कहता है कि हाँ साहब, 23 तारीख को मैंने 5:30 बजे उनको टाइगर फॉल छोड़ दिया था, पर उसके बाद मैं नहीं जानता कि वो कहाँ गए। मैंने बस टाइगर फॉल तक छोड़ा था उनको 5:30 बजे, फिर मैं चला गया था। पुलिस थोड़ी और सख्ती करती है क्योंकि इतना सब कुछ होना, इन दोनों के फ़ोन से इतनी बार कॉल लगाए जाना, और राजू दास का नाम इतनी बार सामने आना, तो राजू दास पे थोड़ा सा पुलिस सख्त होती है। तो राजू दास अब अपना जुर्म कबूल कर लेता है और पूरी जो घटना बताता है उसको जानने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। दरअसल 23 अक्टूबर 2014 की शाम को 5:30 बजे मोमिता और अभिजीत दोनों राजू दास की गाड़ी में बैठते हैं टाइगर फॉल जाने के लिए। और जब राजू दास इनको अपनी गाड़ी में बैठाता है तो थोड़ी ही दूर वो जाता है इन दोनों को लेके, और 3 लोग और गाड़ी में सवार हो जाते हैं जिनका नाम था बबलू, कुंदन और गुड्डू। तो जब ये तीनों गाड़ी में बैठते हैं तो अभिजीत बोलता भी, अरे भैया ये किनको बिठा रहे हो आप, हमको आप छोड़ने जा रहे हो, ये किनको बिठा रहे हो आप। पीछे वाली सीट पे, सबसे बैक सीट जो थी SUV की, उस पर तीनों बैठ जाते हैं। राजू दास बोलता है कि अरे भाई साहब, ये हमारे गांव के हैं, आपको छोड़ दूंगा, फिर उनके बाद मेरे ही गांव के हैं तो मैं इनको लेके गांव निकल जाऊंगा, कोई दिक्कत ना है, आप बैठे रहो, टेंशन ना लो, आपको टाइगर फॉल छोड़ता हूँ, टेंशन मत लो। अब जैसे ही ये गाड़ी बढ़ाते हैं, ये अनकंफर्टेबल हो गए थे दोनों, अभिजीत और मोमिता। अब गाड़ी थोड़ी सी ही आगे जाती है कि
पीछे से ये तीनों, बबलू, कुंदन और गुड्डू, ये मौमिता को अभद्र टिप्पणी करने लगते हैं, अश्लील टिप्पणी करने लगते हैं, कुछ भी बोलने लगते हैं। तो ये घबरा जाते हैं दोनों। तो अभिजीत जो है विरोध करता है, ये कैसे बोल रहा है तू, क्या बोल रहा है तू। अभिजीत जैसे ही विरोध करता है तो ये लोग अभिजीत को पकड़कर मारने लगते हैं, अभिजीत के साथ मारपीट करने लगते हैं। और पीछे की सीट से ही जो बबलू था वो एक रस्सी निकालता है, और कुंदन और गुड्डू ये दोनों पकड़े हुए होते हैं अभिजीत को। मतलब बीच वाली सीट पे अभिजीत बैठा है, ये पीछे की सीट से एक रस्सी निकाल के अभिजीत के गले में कसते हैं ज़ोर से, और तब तक खींचते हैं जब तक कि अभिजीत की जान नहीं चली जाती। अभिजीत अपनी सांसें खो चुका था, और जैसे ही अभिजीत का दम घुटता है, अभिजीत इस दुनिया को अलविदा कह जाता है, तो अभिजीत की बॉडी को ये उठा के बैक सीट पे रख देते हैं तीनों, और ये तीनों आ जाते हैं बीच वाली सीट पे मौमिता के पास। और अब ये मौमिता के साथ बदतमीज़ी करने लगते हैं। और जब ये मौमिता के साथ बदतमीज़ी करने लगते हैं तो अब राजू दास जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, ये एक सुनसान इलाके में जाके गाड़ी रोकता है, और बबलू सबसे पहले बहुत ही गंदे तरीके से हैवान बन जाता है और मौमिता के साथ गलत काम करता है, बलपूर्वक गलत काम करता है। और कुंदन और गुड्डू जो हैं दोनों मौमिता को पकड़ते हैं, फिर उसके बाद कुंदन, उसके बाद गुड्डू और उसके बाद राजू, ये सब बारी बारी से मौमिता के साथ गलत काम करते हैं। और जब ये चारों बार बार, जब तक इनका मन करता है तब तक मौमिता के साथ गलत काम करते हैं, और उसके बाद जब इनका मन भर जाता है, ये सब कुछ कर चुके होते हैं, तो उसके बाद ये सोचते हैं कि ये ज़िंदा बची अगर, तो ये तो बोल देगी पुलिस में जाके, काम करो भाई, मारो लड़की को। तो ये फिर मौमिता को भी उसी प्रकार से गले में रस्सी बांध के खींच देते हैं और मौमिता की जान ले लेते हैं। और मौमिता की बॉडी को भी उठा के बैक सीट पर रख लेते हैं अपनी गाड़ी में, जहाँ पे अभिजीत की बॉडी रखी हुई थी। अब ये सब निकल पड़ते हैं दोनों बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए। तो अब ये पहुँच जाते हैं यमुना नदी के ब्रिज पर, और वहाँ से ये मौमिता की बॉडी को यमुना नदी के ब्रिज से नदी में फेंक देते हैं। इनको लगता है कि इन्होंने मौमिता की बॉडी को ठिकाने लगा दिया है। अंधेरा था उस वक्त, और जैसे ही ये मौमिता की बॉडी फेंकते हैं उसके बाद ये निकालते हैं अभिजीत की बॉडी बैक सीट से, और जैसे ही अभिजीत की बॉडी निकालते हैं तो देखते हैं कि उधर से गाड़ी आ रही होती है, उधर से एक ट्रक आ रहा होता है, उसकी लाइट जलती, तो ये डर जाते हैं। तो ये वापस अभिजीत की बॉडी बैक सीट पे ही रख के और आगे चले जाते हैं। सोचते हैं अरे यहाँ पे ठिकाने नहीं लगाना है, गाड़ी आ गई, चलो इसकी जो बॉडी है कहीं और ठिकाने लगाते हैं। और ये थोड़ी दूर जाते हैं अंधेरे में, एक सुनसान में, और वहाँ एक खाई होती है बहुत बड़ी, और उस खाई से जो है अभिजीत की बॉडी को भी फेंक देते हैं। अब इतना सब कुछ जब सामने आता है सभी के, तो सबकी रूह कांप जाती है कि ऐसा कैसे हो गया। और सारी चीज़ें बड़ी दिमाग ख़राब कर देने वाली थी, मन को व्यथित कर देने वाली थी। तो अब अभिजीत की बॉडी तो मिल चुकी थी, पर मौमिता की बॉडी कहाँ थी। अब सबको हिरासत में लेने के लिए राजू को पकड़ के पुलिस ले जाती है और पूछती है कि बाकी के 3 कहाँ हैं, ये कुंदन, गुड्डू और बबलू कहाँ मिलेंगे। तो वो पुलिस को अपने गांव लेकर के जाता है, और जैसे ही पुलिस राजू को लेकर के राजू के गांव में एंटर करती है, तो गांव में एंटर होते ही ये तीनों लोग मिल जाते हैं। बबलू, कुंदन और गुड्डू वहीं घूम रहे होते हैं, और बबलू के कंधे पे एक शॉल थी, और उस शॉल को देख करके अभिजीत के जो कज़िन थे अमिताभ दास और जयंता पॉल, ये तुरंत समझ जाते हैं कि ये शॉल तो अभिजीत की है, ये जो पहना हुआ है। पुलिस उनको धर दबोचती है, पकड़ती है, हिरासत में लेती है, और फिर अब पुलिस तलाश करने लगती है मौमिता की बॉडी की, क्योंकि अभिजीत की बॉडी तो मिल चुकी थी। दोस्तों, यहाँ पर अभिजीत की जो बॉडी थी वो 31 अक्टूबर को मिल चुकी थी, और मौमिता की बॉडी को तलाशने के लिए पुलिस मौमिता के रिश्तेदार सुरंजना रॉय और राम कुमार जी को लेकर जाती है कि अगर कोई बॉडी ऐसी मिलती है तो उसे पहचान सकें ये दोनों। तो 13 नवंबर को खोजी दल जो कि खोज कर रहा था मौमिता की बॉडी की, जब उनसे पूछा गया और उन्होंने बताया कि यमुना नदी में उन्होंने ब्रिज से मौमिता की बॉडी को फेंका था, तो वहाँ तफ्तीश जारी थी। 13 नवंबर को एक बॉडी मिलती है वहाँ पे। उस बॉडी की
तफ्तीश की जाती है, पहचान की जाती है, तो मौमिता के जो रिश्तेदार थे सुरंजना रॉय और राम कुमार, ये कहते हैं कि 50% लग रहा है कि ये शायद मौमिता हो सकती है, बट 50% जो है अभी तक ये हम कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि ये मौमिता की ही बॉडी है या नहीं, क्योंकि बॉडी बहुत ऐसी हालत में थी कि पहचान पाना मुश्किल था और आधे शरीर पे कपड़े नहीं थे बॉडी के। तो फिर मौमिता के भाई मृगंका दास को बुलाया जाता है और मौमिता की बॉडी के साथ कुछ और भी चीज़ें बरामद होती हैं, तो वो सारी चीज़ों को देख करके वो बॉडी पहचान ली जाती है मौमिता के भाई मृगंका दास द्वारा कि ये मौमिता की ही बॉडी है। और अब मौमिता की बॉडी मिल चुकी थी, अभिजीत की भी बॉडी मिल चुकी थी। 15 नवंबर 2014 को पीएम होता है दोनों का, जिसमें ये रिपोर्ट सामने आती है कि दोनों की जान गला घोटने से गई है और मौमिता के साथ गलत काम किया गया था मल्टीपल बार, कई बार अलग अलग लोगों द्वारा। ये भी पीएम की रिपोर्ट में आता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है। अब 18 नवंबर को चारों आरोपियों को उत्तरकाशी के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है और चारों को पुलिस की कस्टडी में भेज दिया जाता है। पूछताछ की जाती है, आरोपियों के पास से कुछ चीज़ें बरामद होती हैं इनकी, और इन्होंने बैग में से चीज़ें निकाल कर फेंकी थी कहीं पे, अपने काम की चीज़ें निकाली थी इन्होंने बैग में से, अभिजीत के बैग में से और मौमिता के बैग में से, और बैग कहीं फेंक दिया था। अब वो बैग भी जहाँ पर फेंका था, वो उनसे पूछते हैं भाई कहाँ पे फेंका था तुमने, तो उन्होंने जो बताया था एरिया कि भाई यहाँ पे आसपास हमने फेंका था। तो आरोपियों की निशानदेही पर कुछ दिन बाद कालसी चक्राता मोटर रोड के किनारे झाड़ियों में दोनों बैग बरामद होते हैं और ये कंफर्म हो जाता है और बैग के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, क्योंकि इन्होंने अपने काम की चीज़ें निकाल ली थी बैग में से और बैग फेंक दिया था। और उससे ये साबित हो जाता है कि ये दोनों बैग जो हैं ये मौमिता के और अभिजीत के ही हैं। अब इस केस में दिल्ली पुलिस के साथ साथ उत्तराखंड के कई थानों की अलग अलग पुलिस इस पूरी तफ्तीश में लगी हुई थी, सब लगे हुए थे। और 29 नवंबर 2014 को विकास नगर देहरादून के हवाले आरोपी को जेल भेज दिया जाता है और पुलिस और भी अहम सबूत जुटाने में लग जाती है। सुनवाई होती है, 4 साल तक निचली अदालत में इनको सज़ा सुनाई जाती है, चारों दोषी पाए जाते हैं। 4 साल के बाद जो सुनवाई होती है उसमें भी, और धारा 302 के तहत इन्हें सज़ा सुनाई जाती है। कुंदन, बबलू, गुड्डू और राजू, इन चारों पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाता है और 7 साल और अलग से इनको सज़ा सुनाई जाती है। और 27 अक्टूबर 2018 को ये सज़ा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट के सेशन जज सुल्तान अहमद ने की थी ये सुनवाई। और साथ ही मौमिता के और अभिजीत के घर वालों का कहना था कि इन्हें फांसी होनी चाहिए, इन आरोपियों को फांसी क्यों नहीं दे रहे हैं आप, इनको तो फांसी देनी चाहिए। और चारों आरोपी उत्तराखंड के हाई कोर्ट में अपील करते हैं और हर कोई सोच रहा था कि हाई कोर्ट से भी जो फैसला आएगा वो सज़ाए मौत ही होगी, कि इनको मौत की सज़ा ही सुनाई जाएगी हाई कोर्ट द्वारा। पर अप्रैल 2024 में सुनवाई पूरी होती है और भाई साहब आपको सुनकर हैरानी होगी, अंतिम फैसला जो आता है हाई कोर्ट का वो सुरक्षित रखा जाता है। और फिर 13 मई 2024 को, इसी साल 13 मई 2024 को ये फैसला होता है कि पर्याप्त सबूत नहीं होने के कारण इन सभी को बरी किया जाता है, चारों आरोपियों को बरी किया जाता है और जितना जल्दी हो सके इन चारों आरोपियों को जेल से भी रिहा किया जाए। ये फैसला लिया गया था श्री रविंद्र मैथानी जी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा जी की खंडपीठ ने। तो दोस्तों ये था पूरा मामला मौमिता दास और अभिजीत पॉल केस का। इस पूरे केस पर आप क्या सोचते हैं, ज़रूर अपने विचार साझा कीजिए। लास्ट में जो फैसला था वो बड़ा चौंकाने वाला था, हालांकि हम हमारे माननीय अदालत के हर फैसले का सम्मान करते हैं, पर आपका क्या कहना है इस फैसले पर, ये ज़रूर हम जानना चाहेंगे। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य दोस्तों किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को विचलित करना नहीं है, डिस्टर्ब करना नहीं है। इस कहानी को सुनाने का मकसद बस इतना है कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें और इस केस से जो भी आप सीख सकते हैं कि अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो किन किन सावधानियों को आपको ध्यान में रखना है, या अपने साथ क्या चीज़ें रखनी है, या ऐसी सिचुएशन अगर आती है भगवान ना करे तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये आपको पता हो। तो इसीलिए मैंने आज का ये जो केस है वो आप सभी के सामने रखा। मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके मेरा प्रोत्साहन ज़रूर बढ़ाइएगा, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल द केस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि कोई भी
रियल क्राइम से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री या कोई स्टोरी आती है मेरे द्वारा तो वो आपको मिल सके। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में। धन्यवाद।